दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखो। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। स्कैम 1992 के इस डायलॉग में राकेश झुनझुनवाला ने जैसे अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था, क्योंकि हर्षद मेहता के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में आज तक अगर कोई भी बिग बुल हुआ है तो वो राकेश झुनझुनवाला ही थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो कंगाल होने की कगार पर थे। फिर भी राकेश झुनझुनवाला ने इस कंगाली से निकलकर कैसे बेशुमार कामयाबी हासिल की। 14 अगस्त 2022 को जब ये बिग बुल दुनिया को छोड़कर गया तब उनकी नेटवर्थ 5.8 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 45,000 करोड़ रुपए की थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज से 39 साल पहले महज 5,000 रुपए जेब में लेकर निकला हुआ 25 साल का लड़का आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट का किंग बन जाएगा। तो सवाल उठना लाजमी है कि राकेश जी इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर कैसे बने और वो कौन सा मोमेंट था जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब हैदराबाद के एक इनकम टैक्स ऑफिसर राधेश्याम के घर राकेश झुनझुनवाला का जन्म होता है। आपको बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला राजस्थान के झुंझुनू में रहने वाली एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और इसीलिए इनके नाम के पीछे झुनझुनवाला लगा हुआ है। अब क्योंकि राकेश जी के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, इसलिए उनके घर के अंदर भारत के स्टॉक मार्केट की बातें चलती रहती थी और स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट राकेश जी को यहीं से आया था। सिर्फ 15 साल की उम्र से राकेश जी ने न्यूज़पेपर्स में स्टॉक से जुड़ी हुई खबरें पढ़ना शुरू कर दिया था। उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी किस्मत को स्टॉक मार्केट की स्याही से ही लिखी जाएगी। पर एक मिडिल क्लास लड़के की ख्वाब इतनी आसानी से कहाँ ही पूरा होते हैं। उसकी आधी जिंदगी तो परिवार की ख्वाहिशें पूरी करते ही निकल जाती है। राकेश जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो अपने पिता को अपनी स्टॉक मार्केट ड्रीम के बारे में बताते हैं तो पहले तो उन्हें डांट पड़ी, फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा गया। आपको बता दूं कि राकेश जी ने मुंबई के सिदनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ये वही कॉलेज है जिससे भारत के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला, कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन उदय कोटक, HDFC के चेयरमैन दीपक परेख, मरिको के चेयरमैन हर्ष मरीवाला और हाल ही में शार्क टैंक इंडिया पर नजर आए रॉनी स्क्रूवाला जैसे दिग्गज बिजनेसमैन निकले हुए हैं। खैर साल 1985 में अपनी CA की डिग्री हासिल करने के बाद राकेश झुनझुनवाला एक बार फिर अपने पिता के पास पहुंचते हैं और स्टॉक मार्केट में करियर बनाने की इच्छा जाहिर करते हुए कुछ पैसों की मांग करते हैं। बाकी के पेरेंट्स की तरह राधेश्याम जी भी साफ साफ कह देते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, पर अपने पैसे से करो। साथ ही वो राकेश को एडवाइस देते हैं कि कभी भी परिवार या दोस्तों से पैसे उधार लेकर स्टॉक मार्केट में मत लगाना। राकेश जी की माँ तो यहाँ तक कहा करती थी कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है, ये तो हमेशा से ही मिडिल क्लास मेंटालिटी के अंदर फिट पड़ा हुआ है। अब जरा आप ही सोचो, एक लड़का जिसने अभी अपनी पढ़ाई खत्म ही की है, उसके पास खुद के पैसे कहाँ से ही आएंगे। जब राकेश जी ने अपनी सेविंग्स टटोली तो उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए मिले। पैसे कम जरूर थे, पर राकेश झुनझुनवाला के दिमाग में स्टॉक मार्केट इस तरह बस गया था कि करोड़ों की इमारत को बनाने के लिए वो 5,000 रुपए लेकर ही निकल पड़े। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे ट्रेड्स लिए जिससे वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते गए। इसी दौरान एक दिन उनके बड़े भाई जो खुद एक CA थे, वो राकेश के पास एक अमीर लेडी को लेकर आते हैं जो अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती थी। आपको बता दूं कि उस वक्त फिक्स्ड डिपॉजिट 12 से 13% का इंटरेस्ट दिया करती थी, लेकिन राकेश जी ने उस लेडी को 18% इंटरेस्ट देने का वादा किया था और ऐसे करके 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ले ली। इसी तरह उनके बड़े भाई ने राकेश जी के लिए कुछ और क्लाइंट्स लाए जिसके जरिए उन्हें स्टॉक मार्केट में दांव खेलने के लिए करीब 10 लाख रुपए मिल चुके थे। स्टॉक मार्केट में अपनी एंट्री के जस्ट 1 साल बाद यानी 1986 में राकेश जी ने अपना पहला प्रॉफिट कमा लिया था। उन्होंने 43 रुपए पर शेयर की कीमत पर टाटा टी के 5,000 शेयर्स खरीदे, जिसकी वैल्यू सिर्फ 3 महीने के अंदर 143 रुपए तक पहुंच जाती है। इस एक ट्रेड से राकेश जी ने पूरे 5 लाख रुपए कमाए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इसके बाद तो जैसे उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और 1986 से 1989 के बीच करीब 50 लाख रुपए की कमाई की। और जिस लड़के की जेब में कुछ साल पहले तक सिर्फ 5,000 रुपए हुआ करते थे, उसने 4 लाख रुपए का पहला टैक्स भरा था। पर कौन जानता था कि ये तो राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी का ट्रेलर मात्र था, अभी तो पूरी फिल्म ही बची हुई थी। साल 1989 में जब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर था और आयरन ओर की डिमांड काफी बढ़ चुकी थी, तभी आयरन ओर की ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आने के कारण भारत की कंपनी सेसागुवा को ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दूं, सेसागुवा को आज हम वेदांता के नाम से जानते हैं, जो भारत की एक जानी मानी माइनिंग कंपनी है।
उस समय सेसागोवा की स्टॉक प्राइस 28 रुपए पर शेयर तक गिर चुकी थी और ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसको सेल किए जा रहे थे। तभी राकेश जी ने इसे एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और करीब 1 करोड़ रुपए लगाकर सेसागोवा के 4 लाख शेयर्स को खरीद लिया। राकेश जी को अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था इसे आप इस बात से समझ सकते हो कि इस 1 करोड़ रुपए में कुल 50 लाख तो उनकी आज तक की पूरी कमाई थी और बाकी के 50 लाख उन्होंने उधार लिया हुआ था। इसमें रिस्क का फैक्टर बेहद ही हाई था, लेकिन वो डायलॉग है ना, रिस्क है तो रिस्क है। राकेश झुनझुनवाला का फैसला सही साबित हुआ और कुछ ही समय में सेसागोवा ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए, जिससे साल 1989 में ही उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ रुपए को टच कर चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि राकेश जी को इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? वेल, इसका जवाब जानने के लिए हमें साल 1985 में जाना होगा, जब राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में कदम रखा था। इस दौरान मुंबई की दलाल स्ट्रीट में राकेश की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मानते थे। मैं बात कर रहा हूँ राधा किशन दमानी जी का, जो आज अपनी सुपरमार्केट चैन डीमार्ट के साथ भारत की रिटेल इंडस्ट्री का किंग बन चुके हैं। राधा किशन दमानी के पिता शिव किशन जी दलाल स्ट्रीट में काम किया करते थे, जबकि राधा किशन दमानी बॉल बीयरिंग का बिजनेस संभालते थे। पर जब उनके पिता की मौत होती है तो वो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का फैसला करते हैं और ऐसे में दलाल स्ट्रीट में भारत के 2 सबसे महान इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी की मुलाकात होती है। इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफी जबरदस्त थी, क्योंकि राकेश जी को बोलने का शौक था तो दमानी जी को सुनने का। राकेश जी को स्टॉक मार्केट के दांव पेच सिखाने का क्रेडिट भी राधा किशन दमानी को ही जाता है। साल 1985 से 1989 के बीच इन दोनों ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके जबरदस्त पैसे कमाए, जिसके बाद ये दोनों इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्लैक कोबरा कहे जाने वाले मनु मनेक को ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर आपने हर्षद मेहता पर बेस्ड स्कैम 1992 को देखी है तो शायद आप इस नाम से परिचित जरूर होंगे। मनु मनेक भारत के स्टॉक मार्केट में बियर कार्टेल का लीडर हुआ करता था। ये इंसान इतना पावरफुल था कि एक समय पूरा स्टॉक मार्केट इसके इशारों पर नाचा करता था। पर फिर इसका पाला पड़ता है हर्षद मेहता से, जिसने मार्केट में ऐसा बुल रन मचाया कि मनु मनेक को जबरदस्त लॉस हुआ। अब अगर आप बुल और बियर मार्केट जैसे शब्दों से कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिर्फ इतना समझ लो कि शेयर मार्केट के जरिए 2 तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ लोग शेयर की कीमत बढ़ने पर पैसे कमाते हैं तो इसे बुल मार्केट कहा जाता है, पर स्टॉक मार्केट में आप शेयर की कीमत कम होने पर भी कमा सकते हो, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। और जब शेयर्स की कीमत लगातार नीचे जा रही होती है तो इसे हम बियर मार्केट कहते हैं। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी आगे की कहानी में इन वर्ड्स का काफी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। मनु मनेक को ज्वाइन करने के बाद राकेश और राधा किशन जी ने भी शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, पर हर्षद मेहता ने अपना शातिर दिमाग लगाकर बैंक से इतने पैसे उठा लिए कि मार्केट को नीचे गिरने ही नहीं दिया और तीनों को शॉर्ट सेलिंग में अच्छा खासा लॉस झेलना पड़ा। लेकिन फिर 1992 में हर्षद मेहता स्कैम दुनिया के सामने आता है, जिसकी वैल्यू करीब 30,000 करोड़ की थी, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से हिल चुका था। राकेश झुनझुनवाला इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और शॉर्ट सेलिंग करके कुछ ही समय में 30 से 35 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और ये राकेश जी के स्टॉक मार्केट करियर का टर्निंग पॉइंट भी था, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके बाद राकेश ने स्टॉक ट्रेडिंग से किनारा कस लिया था। राकेश जी अच्छे से जानते थे कि हर्षद मेहता स्कैम के कारण मार्केट कुछ समय के लिए नीचे तो जा रहा है, पर इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले समय में तेजी से ग्रो करने वाला है और इसे कोई बियर कार्टेल नहीं रोक सकता। और उनकी ये बात 100% सही साबित हुई। 1990 के दशक में जो सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट्स पर था, वो आज 74,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, ऐसे में हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर में हमेशा बढ़ेगी ही, और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करो। बट जिन्हें स्टॉक मार्केट को समझने में दिक्कत होती है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। आगे मैं आपको जो भी फंड बताने वाला हूँ वो कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले आता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब जैसे आप NSE के वेबसाइट पर जाकर निफ्टी 50 फंड के बारे में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडिया के टॉप 50 स्टॉक शामिल होते हैं, जो कि 13 सेक्टर से लिए गए होते हैं। अब क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल हैं, तो ये एक सेफ फंड माना जाता है, क्योंकि हमारी पूरी भारत की इकोनॉमी इन्हीं पर डिपेंड करती है। और अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये टॉप 50 स्टॉक्स तो ग्रो करेंगे ही। सेकंड नंबर पर आता है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड। अब अगेन आप NSE की वेबसाइट पर जाकर इस फंड के बारे में पढ़ोगे तो इसमें आपको टॉप 30 कंपनीज मिलेंगी जो नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। अब आपको पहले साइक्लिकल कंपनी और नॉन साइक्लिकल कंपनी में फर्क पता होना चाहिए। साइक्लिकल इंडस्ट्री वो होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स की डिमांड तब बढ़ जाती हैं जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, बट वहीं अगर इकोनॉमी डाउन जाने लगे तो इनकी भी डिमांड कम हो जाती है।
मतलब साइक्लिकल कंपनीज ज्यादा वोलेटाइल होती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब वहीं पे आती हैं नॉन साइक्लिकल कंपनीज जो इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं करती हैं और हमेशा ही स्टेबल रहती हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। अब मान लो कि जीडीपी ग्रो हो रही है, तब तो लोग 4 व्हीलर लेना पसंद करेंगे ही, बट जब जीडीपी डाउन जाएगी तब लोग इसे अवॉइड करने लगेंगे। वही जो डेली कंज्यूम करने वाले गुड्स हैं, जैसे टूथपेस्ट एंड बिस्किट, ये तो चाहे जीडीपी की ग्रोथ हो रही हो या नहीं, आप इन्हें यूज करना थोड़े ना छोड़ दोगे। मतलब नॉन साइक्लिकल कंपनीज जीडीपी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनमें वोलेटिलिटी भी काफी कम होती है। नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री में 7 इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, मीडिया एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन एंड टेक्सटाइल सेक्टर। इन 7 इंडस्ट्री से जो लार्जेस्ट 30 कंपनीज होंगी वो इस इंडेक्स फंड में शामिल हो जाएंगी। वहीं अगर आप इन 7 सेक्टर का ब्रेकअप देखोगे तो इस इंडेक्स में 42% फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, 20% कंज्यूमर सर्विसेज, 20% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड 12% टेलीकम्युनिकेशन का शेयर है। दोस्तों, अगर आप डिफरेंट इंडेक्सेस के रिटर्न्स देखोगे तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का 15 साल का CAGR 17.66% का है, निफ्टी 50 इंडेक्स का 15.40%, निफ्टी 500 इंडेक्स का 16.41% और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का 15.23%। बट हमें एक चीज पता होना चाहिए कि पास्ट के रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देते हैं। दोस्तों, जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो इस चार्ट से आपको पता चलेगा कि केवल 2 बार ही ऐसा हुआ है जब निफ्टी नॉन साइक्लिकल निफ्टी 50 से ज्यादा गिरा हो। एक तो अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 के वक्त और दूसरा जनवरी से अप्रैल 2023 के वक्त। इवन इस इंडेक्स का अगर आप पीई देखोगे तो पिछले 10 सालों का एवरेज 101 है, पिछले 5 सालों का एवरेज 140 और अभी करंट पीई 59.35 पर है। और इस चार्ट में आप देख सकते हो कि इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज कौन कौन से स्टॉक्स के हैं। पोटेंशियल ग्रोथ की बात की जाए तो जैसे जैसे हमारे देश के लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा चीजों को खरीदेंगे और इन सेक्टर्स में ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो अगर आप एक स्टेबल रिटर्न चाहते हो जिसमें रिस्क भी कम हो तो इस फंड के बारे में सोच सकते हो। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मनु मनेक से किनारा करने के बाद साल 1992 में राकेश जी रेयर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। यहाँ रेयर में RA का मतलब राकेश से है और RE का मतलब रेखा से। रेखा राकेश जी की पत्नी है जिनसे उनकी शादी साल 1987 में हुई थी। वैसे इन दोनों से जुड़ी एक जबरदस्त कहानी है जिसे राकेश झुनझुनवाला ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। रेखा जी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके घर में AC और कार जैसी सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, पर राकेश जी के घर कोई AC नहीं था जिसकी मांग उनकी पत्नी अक्सर किया करती थी। बात है साल 1990 की, जब VP सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मधु दंदावटे के कंधों पर थी। राजीव गांधी की मौत के बाद जिस सिचुएशन में नई सरकार बनी थी और VP सिंह की पिछली नीतियां जिस तरह की रही थी, उन्हें देखकर इन्वेस्टर्स को 1990 के यूनियन बजट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि VP सिंह की सरकार का ये बजट बिजनेसेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला, जिस कारण स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से गिर रहा था और अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स तो जैसे कौड़ियों के भाव बिक रहे थे। पर राकेश झुनझुनवाला का कुछ अलग ही मानना था। राकेश जी अच्छे से जानते थे कि VP सिंह एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो ऐसा बजट कभी ला ही नहीं सकते जो बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए उस दिन जैसे ही 6 बजे स्टॉक मार्केट खुलता है, राकेश जी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और 9 बजे जब स्टॉक मार्केट क्लोज होता है, उस समय तक उनकी नेटवर्थ 3 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो चुकी थी। और फिर उसी रात राकेश जी अपनी वाइफ के लिए AC लाते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि राकेश जी के पास उससे पहले AC के लिए पैसे नहीं थे, पर उन्होंने ये स्टोरी हमें इसलिए बताई कि जब भी आपको कोई बड़ी चीज परचेज करनी हो तो आप अपनी सेविंग्स में से पैसे मत निकालो, बल्कि सेविंग्स को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उससे अपने शौक को पूरा करो। खैर, कहानी पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं रेयर एंटरप्राइजेस की, जो राकेश और रेखा जी के स्टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। यही वो कंपनी है जिसके जरिए राकेश जी ने ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ओर कदम बढ़ाया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें इस नए अप्रोच में सक्सेस मिली? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए साल 2003 में आते हैं, जब राकेश जी 40 रुपए की कीमत पर टाइटन के 4 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स को खरीद लेते हैं। कुछ ही दिनों में टाइटन का एक शेयर 80 रुपए को पार कर जाता है और राकेश जी को जबरदस्त प्रॉफिट होता है। पर वो अपने शेयर्स को अभी भी नहीं बेचते क्योंकि उन्हें विश्वास था कि टाइटन की गाड़ी अभी भी रुकने वाली नहीं है। लेकिन किसको पता था कि किस्मत का पहिया अब उल्टी करवट लेने वाला है। टाइटन का शेयर प्राइस गिरकर 80 से 30 रुपए पर पहुंच जाता है, जिससे राकेश झुनझुनवाला को करोड़ों रुपए का लॉस होता है। मगर फिर भी वो अपने कदम को पीछे नहीं खींचते
वो कहते हैं ना कि when it is raining, the best thing you can do is to let it rain। आसान शब्दों में कहूँ तो जब आपके दिन खराब चल रहे हो तो हाथ पैर मारने की बजाय बुरे दिनों के गुजरने का इंतजार करो। राकेश जी ने ठीक ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों बाद उनके शेयर्स वापस प्रॉफिट में आ गए। उन्हें अपने फंडामेंटल एनालिसिस, टाइटन के स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट पर पूरा विश्वास था। आपको जानकर हैरानी होगी कि राकेश जी ने अपनी लाइफ टाइम में कभी भी टाइटन के शेयर्स बेचे ही नहीं और आज भी उनकी फैमिली टाइटन के 5.1% शेयर्स की मालिक है। जिस टाइटन के एक शेयर को उन्होंने 40 रुपए में खरीदा था वो मल्टी बैगर साबित हुआ और आज इस कंपनी के एक शेयर की प्राइस 3600 रुपए से भी ज्यादा है। इसके बाद उन्होंने ल्यूपिन, क्रिशिल, प्राज इंडस्ट्रीज और स्टार हेल्थ जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट की और कई गुना रिटर्न्स कमाया। स्टॉक मार्केट की इसी सक्सेस के कारण लोग उन्हें बिग बुल भी बुलाया करते थे। साथ ही इन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के ही सक्सेस के पीछे वैल्यू इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा हाथ था। आप टाइटन के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो, राकेश झुनझुनवाला को अच्छे से पता था कि टाइटन के फंडामेंटल्स बेहद ही स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके शेयर प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यू से काफी कम थी एंड इसीलिए उन्होंने मौका देखकर टाइटन के शेयर्स को होल्ड करके बैठ गए। हालांकि दोस्तों उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी गलतियां भी की हैं, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी कि DHFL को कहा जाता है। साल 2013 में उन्होंने इस कंपनी में 34 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और साल 2019 में DHFL ने कई लोन डिफॉल्ट्स किए और इनका शेयर प्राइस 97% से गिर गया। DHFL में इन्वेस्ट करने के ठीक एक साल पहले राकेश जी ने एक और रियल एस्टेट फर्म DB रियल्टी में भी इन्वेस्ट किया था, जो कि कोविड पैंडेमिक को नहीं झेल सकी, जिससे उसके इन्वेस्टर्स को जबरदस्त लॉस हुआ। बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान खान के क्लोथिंग ब्रांड बीइंग ह्यूमन के चर्चे तो आपने सुन रखे होंगे। राकेश जी ने भी सलमान भाई की कंपनी के 12.7% स्टेक्स को खरीद लिया था, जब इसके एक शेयर की प्राइस 247 रुपए की थी। पर 2021 तक आते आते बीइंग ह्यूमन ब्रांड की कंपनी मंडाना रिटेल का शेयर प्राइस 16 रुपए पर पहुंच जाता है और ना चाहते हुए भी राकेश जी को लॉस के साथ एग्जिट लेनी पड़ती है। दिसंबर 2021 में राकेश जी ने अकाशा एयर नाम से एक लो कॉस्ट एयरलाइन सर्विस की भी शुरुआत की थी, जिसने अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान राकेश जी की मौत के ठीक एक हफ्ते पहले 7 अगस्त 2022 को भरी थी। इंडियन एयरलाइन सेक्टर्स में तेजी को देखते हुए राकेश जी एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में थे, मगर कौन जानता था कि भारत के सबसे महान इन्वेस्टर्स में शुमार ये शख्सियत हमें बीच रास्ते में ही छोड़कर चली जाएगी। 14 अगस्त 2022 को सुबह 6:30 पर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से राकेश जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 5000 रुपए जेब में लेकर स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाले राकेश झुनझुनवाला जब दुनिया को छोड़कर गए तब उनकी नेटवर्थ 5.8 बिलियन डॉलर्स की थी और वो भारत के 36वें सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। दोस्तों ये तो हुई भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की कहानी, पर क्या आपने कभी वॉरेन बफेट की असली सच्चाई जानी है? 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाला ये इंसान आज 100 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति पर बैठा हुआ है। वॉरेन बफेट की लाइफ जर्नी और उनके इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट जानने हैं तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी आज के लिए बस इतना ही।